आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले की बात है। एक शांत नीला आसमान, हरे भरे जंगल और धरती पर बेखौफ घूमते विशालकाय जीव। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। और फिर अचानक आसमान से मौत बरसती है और पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि डायनासोर कैसे मरे, बल्कि छात्रों और विज्ञान प्रेमियों के लिए ये एक बेहतरीन साइंस लेसन होने वाला है। हम इस महाविनाश की पूरी चेन रिएक्शन को डिकोड करेंगे। हम इस पूरी घटना को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। डायनासोर के उस शानदार इकोसिस्टम से लेकर उस खौफनाक एस्टेरॉयड के टकराने तक, और फिर कैसे एक ग्लोबल विंटर ने पूरे के पूरे फूड चेन को ताश के पत्तों की तरह ढा दिया। और हाँ, आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस तबाही से हम आज के समय के लिए क्या सबक ले सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जब धरती बिल्कुल अलग दिखती थी। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान का नामो निशान नहीं था और राज चलता था डायनासोर्स का। उस वक्त महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। मौसम काफी गर्म था और हर तरफ एक अजीब सी नमी थी। और इस दुनिया के निर्विवाद राजा थे हमारे डायनासोर्स। ये इकोसिस्टम अपने आप में कमाल का था। एक तरफ टीरेक्स जैसा टॉप प्रेडेटर था जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल सहम जाता था। दूसरी तरफ ट्राइसेरेटॉप्स जैसे जीव जो अपने 3 सींगों से किसी भी शिकारी को धूल चटा सकते थे। और फिर ब्रैकियोसोरस जो इतने विशाल थे कि पेड़ों की सबसे ऊंची डालियों से पत्तियां खाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। ये जीव अपने माहौल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थे। और आपको पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? इन्होंने धरती पर पूरे 20 करोड़ साल तक राज किया। 20 करोड़ साल, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। आज तक किसी भी और प्रजाति ने इतने लंबे समय तक धरती पर हुकूमत नहीं की है। और इसका सबसे बड़ा कारण था उनका अडैप्टेशन, यानी खुद को ढालने की गजब की क्षमता। उन्हें देखकर लगता था कि भाई इन्हें तो कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन ब्रह्मांड को कुछ और ही मंजूर था। अब हम उस कैटलिस्ट यानी उस चिंगारी की बात करते हैं जिसने इस पूरे साम्राज्य को राख कर दिया। कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष के घने अंधेरे में एक विशाल चट्टान तैर रही है और अचानक कहीं दूर गुरुत्वाकर्षण में हुए एक मामूली से बदलाव ने उसका रास्ता मोड़ दिया। अब उसका सीधा निशाना थी हमारी धरती और इसकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति सेकंड। जरा सोचिए, 1 सेकंड में 20 किलोमीटर। जैसे ही इसने हमारे वायुमंडल में एंट्री ली, ये एक भयानक आग के गोले में बदल गई। आसमान में चमकती हुई वो लकीर कोई टूटता तारा नहीं थी, वो साक्षात मौत का पैगाम थी। और अगर आप इसके साइज का अंदाजा लगाना चाहें तो ये एस्टेरॉयड करीब 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था। मतलब एक पूरा का पूरा शहर इस चट्टान के अंदर आराम से समा सकता था। अब जब एक पूरे शहर के आकार की कोई चीज़ इतनी खौफनाक स्पीड से आज के मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप वाले हिस्से से टकराएगी तो क्या होगा? तबाही का वो मंजर शब्दों में बयान करना मुश्किल है। टकराव होते ही हमारी धरती की सतह किसी कांच की तरह चकनाचूर हो गई। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस टक्कर से जो ऊर्जा निकली वो एक साथ फटे लाखों परमाणु बमों के बराबर थी। इस एक झटके ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। भयानक भूकंप आए, ऐसी सुनामी उठी जिसने समंदर का पानी तक सोख लिया और दुनिया भर के जंगलों में एक साथ भीषण आग लग गई। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि इस धमाके ने ही सारे डायनासोर्स को मार दिया तो असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये तो बस एक चेन रिएक्शन की शुरुआत थी। विज्ञान के नजरिए से देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या इस महाविनाश के पहले ही दिन सारे डायनासोर मारे गए थे? कई लोगों को ऐसा ही लगता है, लेकिन असलियत कुछ और है। हाँ, उस टक्कर, आग और सुनामी ने करोड़ों जीवों की जान ली, लेकिन जो जीव उस धमाके से बच गए थे उनके लिए असली मौत का तांडव तो अब शुरू होने वाला था। और उस तांडव का नाम था ग्लोबल विंटर। हुआ ये कि एस्टेरॉयड के टकराने से लाखों टन धूल, राख और चट्टानों के टुकड़े आसमान में इतनी ऊंचाई तक उड़ गए कि उन्होंने सूरज को ही ढक लिया। एकदम से सब कुछ ब्लॉक हो गया। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचनी ही बंद हो गई। सोचिए, दिन के उजाले में भी घुप अंधेरा छा गया और धरती का तापमान अचानक से शून्य के नीचे गिरने लगा। वो हरी भरी गर्म दुनिया अचानक से एक जमती हुई डरावनी जगह में बदल गई। और सूरज के इस तरह गायब होने से जो हुआ वो बायोलॉजिकल नजरिए से एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल ब्रेकडाउन था। हमारी पूरी की पूरी फूड चेन चरमरा गई। देखिए, ये एकदम एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। सबसे पहले सूरज की रोशनी गायब हुई।
रोशनी नहीं तो जाहिर है पौधों का फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण बंद हो गया और पेड़ पौधे तेजी से मरने लगे। अब जब हरियाली ही नहीं रही तो शाकाहारी डायनासोर बिना खाने के तड़प तड़प कर मरने लगे। और फिर जब शाकाहारी ही नहीं बचे तो उन पर निर्भर रहने वाले मांसाहारी डायनासोर भी कहां तक बचते। एक टी-रेक्स का ही उदाहरण ले लीजिए, जिसे रोज सैकड़ों किलो मांस चाहिए। वो इस बर्फ से जमी बंजर दुनिया में भूख से तड़पने के अलावा और क्या कर सकता था। अब यहाँ एक और वैज्ञानिक पहलू है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, डेक्कन ट्रैप्स। असल में एस्टेरॉयड के गिरने से हजारों साल पहले से ही आज के भारत वाले इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी फट रहे थे। इनसे लगातार सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकल रही थी, जिससे एसिड रेन हो रही थी और समुद्र का पानी भी एसिडिक हो रहा था। कहने का मतलब ये है कि हमारा इकोसिस्टम एस्टेरॉयड के आने से पहले ही काफी कमजोर हो चुका था। वो एस्टेरॉयड तो बस ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। तो अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक टाइमलाइन में देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एस्टेरॉयड टकराया, राख ने सूरज को ढका, तापमान एकदम से गिरा, फूड चेन पूरी तरह से टूट गई और नतीजा धरती पर मौजूद 75% जीवन का अंत। और ये सिर्फ जमीन की बात नहीं है, समुद्र के अंदर भी सूरज की रोशनी न पहुंचने से प्लैंकटन मर गए और वहां भी मछलियों से लेकर बड़े समुद्री जीवों की पूरी फूड चेन तहस नहस हो गई। लेकिन इतनी भयंकर तबाही के बावजूद एक कमाल की बात हुई, जीवन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। कुछ जीव ऐसे भी थे जो इस प्रलय को मात देने में कामयाब रहे। अगर हम तुलना करें तो साफ समझ आता है कि कौन बचा और क्यों। वो विशाल डायनासोर जिन्हें बहुत सारा खाना चाहिए था, जो जमा देने वाली ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और जिनकी आबादी बहुत धीरे धीरे बढ़ती थी, वो मारे गए। लेकिन दूसरी तरफ थे चूहे जैसे छोटे स्तनधारी जीव यानी मैमल्स। ये आसानी से जमीन के नीचे बिलों में छुप सकते थे। इन्हें जिंदा रहने के लिए ना के बराबर खाना चाहिए था और ये बहुत तेजी से अपनी तादाद बढ़ा सकते थे। उस अंधेरी और खतरनाक दुनिया में छोटा होना ही उनके बचने की सबसे बड़ी वजह बन गया। और विज्ञान का एक बहुत ही शानदार सच ये भी है कि सारे के सारे डायनासोर नहीं मरे थे। कुछ छोटे पंखों वाले डायनासोर बच निकले थे। समय के साथ उन्होंने खुद को नए माहौल में ढाल लिया और आज हम उन्हें पक्षियों के रूप में जानते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज आपके आसपास जो कबूतर, कौवा या चील उड़ते दिखते हैं ना, वो तकनीकी रूप से जीवित डायनासोर ही हैं। उनकी डीएनए और हड्डियों का स्ट्रक्चर आज भी उस प्राचीन इतिहास की गवाही देता है। तो इस पूरी घटना से हमें विकासवाद या एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा नियम समझ आता है, एडैप्टेशन यानी अनुकूलन। जिंदा वही रहता है जो खुद को बदलते वक्त और माहौल के हिसाब से ढालना जानता हो। इस महाविनाश में शारीरिक ताकत किसी काम नहीं आई। जो जीव उस नए कठोर पर्यावरण के हिसाब से खुद को अडैप्ट कर पाए वो बच गए और जो नहीं कर पाए वो हमेशा के लिए इतिहास बन गए। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर। ये कहानी सिर्फ करोड़ों साल पहले की एक घटना नहीं है, बल्कि हमारे आज और कल के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। देखिए, डायनासोरों के खत्म होने से धरती खाली हुई और तभी उन छोटे मैमल्स को पनपने का मौका मिला, जिनसे आगे चलकर हम इंसानों का विकास हुआ। लेकिन आज विज्ञान हमें एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दे रहा है। डायनासोर तो अंतरिक्ष से आई एक प्राकृतिक आपदा के शिकार थे, उनका इसमें कोई दोष नहीं था। पर आज हम इंसान खुद अपने लिए विनाश का रास्ता तैयार कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई, खतरनाक प्रदूषण और परमाणु हथियारों का बढ़ता खतरा, हम जानबूझकर उसी इकोसिस्टम को नष्ट कर रहे हैं जो हमें जिंदा रखता है। प्रकृति का नियम बिल्कुल साफ है, जो खुद को बदलता है वही बचता है और जो घमंड करता है वो मिट जाता है। हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी और ये सारा विकास हमें तब तक नहीं बचा सकता जब तक हम अपने पर्यावरण की इज्जत नहीं करते। प्रकृति किसी के लिए अपना नियम नहीं बदलती और ना ही किसी का इंतजार करती है। तो जाते जाते आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़ रहा हूं, क्या हम इंसान समय रहते प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना सीखेंगे, या फिर लाखों साल बाद कोई और नई प्रजाति धरती खोदेगी, हमारी हड्डियां निकालेगी और हमें भी इतिहास के किसी पन्ने में एक विलुप्त प्रजाति की तरह पढ़ेगी? इतिहास से सीखना ही हमारा भविष्य बचा सकता है। इसी विचार के साथ आज का ये साइंस एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको सोचने पर मजबूर जरूर करेगी।